हेलो, मैं शिव कुमार प्रजापति। आज मैं आप लोगों को आरसीसी वन वे स्लैब की डिजाइन कैसे की जाती है स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। चलिए तो स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम आरसीसी स्लैब तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। आरसीसी स्लैब क्या होता है? देखिए, बिल्डिंग की छत व ऊपरी फर्शों को पाटने के लिए डाली गई चपटी समतल पट्टियों को स्लैब कहते हैं। ठीक है। जो स्लैब हमारा होता है वह लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन के अनुपात के आधार पे दो प्रकार का होता है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होता है ये देख लेते हैं। जब स्लैब की लॉन्गर स्पैन स्लैब की शॉर्टर स्पैन के 2 गुने से अधिक होता है, यानी L इज ग्रेटर देन 2B, तो ऐसे इस प्रकार के स्लैब को वन वे स्लैब कहते हैं। और जब L लॉन्गर स्पैन इज लेस देन या इक्वल, और जब लॉन्गर स्पैन स्मॉलर स्पैन के 2 गुने से कम या बराबर होता है, यानी L इज लेस देन 2B या L इक्वल टू 2B होता है, तब इस प्रकार के स्लैब को टू वे स्लैब कहते हैं। स्लैब में रेनफोर्स की व्यवस्था आप देख रहे हैं। वन वे स्लैब में एक दूसरे के परपेंडिकुलर सरिया पड़े हुए हैं, बार्स पड़े हुए हैं। ये जो शॉर्टर स्पैन के समांतर बार्स होते हैं इसको हम मेन बार्स बोलते हैं। इसके परपेंडिकुलर जो बार्स होते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स या टेम्परेचर बार्स कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन या टेम्परेचर बार्स पॉइंट लोड को पूरे स्लैब पे फैला देते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स श्रिंकेज और एक्सपेंशन के कारण जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको रोकते हैं तथा मेन बार्स को स्थिर रखते हैं। टू वे स्लैब में जितने भी बार्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वो सभी के सभी मेन बार्स कहलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा स्लैब वन वे है या टू वे। ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन जितने भी डेटा दिए रहते हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड में हम स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। इफेक्टिव डेप्थ D इक्वल टू होता है क्लियर स्पैन बाई 20 से क्लियर स्पैन बाई 30। इन दोनों के बीच जो भी वैल्यू आती है उसको ले लेते हैं, या क्लियर स्पैन बाई 20 की जो वैल्यू आएगी या क्लियर स्पैन बाई 30 की जो भी वैल्यू हमको उचित लगे वो वैल्यू हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं। डिजाइन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम डिजाइन करेंगे शॉर्टर स्पैन को लेकर चलेंगे, न कि लॉन्गर स्पैन को। ठीक है। स्टेप नंबर 3 चलते हैं। ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। ओवरऑल डेप्थ हमारा क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हम 20 mm से 40 mm एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। इफेक्टिव स्पैन स्मॉल l इक्वल टू होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू होता है क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू सबसे कम आती है उस वैल्यू को हम लेकर डिजाइन करते हैं। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। अब हम लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर लेंथ लेकर डिजाइन किया जाता है। जो स्लैब स्ट्रिप्स होता है, जो स्लैब पट्टी होती है 1 मीटर चौड़ी लिया जाता है। तो यहाँ देखिए सेल्फ लोड ऑफ स्लैब, या इसको डेड लोड बोलते हैं, L इंटू B इंटू D इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 25 क्या है? आरसीसी की डेंसिटी है। यहाँ L 1 मीटर के लिए, B 1 मीटर के लिए, और D हमारा डेप्थ जो हम निकाले हैं वो रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें जो सेल्फ लोड मिलेगा या डेड लोड मिलेगा वो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर मिलेगा।
ठीक है। लाइव लोड जो बीम पे यूडीएल आ रहा है, स्लैब पे जो यूडीएल आ रहा है उसके लिए लाइव लोड हमारा दिया रहता है। टोटल लोड निकाल लेते हैं, लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लोड ऑफ स्लैब आ जाएगा पर मीटर के लिए। नेक्स्ट स्टेप 6, फैक्टर या डिजाइन लोड निकालते हैं। फैक्टर या डिजाइन लोड के लिए एलएसएम के केस में पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल लोड में, तो हमारा क्या जाता है यहाँ पे WU बराबर W इंटू 1.5 लेते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 7 पे चलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू आप न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू होता है 700 इंटू डी बटा के 1100 प्लस 0.81 FY। यह फार्मूला हमारा है एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालने के लिए। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हम टेबल 3.3 से भी निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 8 चलते हैं। डिजाइन या फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। डिजाइन या फैक्टर बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के लिए होता है WL²/8। डिजाइन या फैक्टर शियर फोर्स निकालते हैं नेक्स्ट में। V इक्वल टू होता है WL/2 यूडीएल लोड के लिए। स्टेप नंबर 10 पे चलते हैं। अब हम बीम का इफेक्टिव डेप्थ चेक करते हैं कि जो हम एज्यूम किए हैं वो सही है कि नहीं। इसके लिए हमको MU लिमिटिंग के बराबर MU को रखना पड़ता है, तो MU इक्वल टू MU लिमिटिंग हो जाता है। यहाँ से MU में D जो आएगा, D की वैल्यू निकल के आएगी, वह D हमारा रिक्वायर्ड D होगा, और इसके पहले जो हम D निकाले हैं वह D हमारा एज्यूम D होगा। दोनों का कंपेयर कर देंगे। जब रिक्वायर्ड D इज लेस देन एज्यूम D के होता है तो स्लैब हमारा क्या है, सेफ है। अगर रिक्वायर्ड D इज ग्रेटर देन एज्यूम D के होता है तो हमारा स्लैब सेफ नहीं है। तो हमको D की वैल्यू फिर से जानने के लिए स्टेप 2, 3, 4, 5 को फिर से रिपीट करना पड़ता है। अब यहाँ से हमको D की वैल्यू मिल जाती है, यही वाली D एज्यूम अगर मिल जाती है तो इस D की वैल्यू हम MU लिमिटिंग में रख के MU लिमिटिंग का वैल्यू जान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमको D मिल गया, तो यहाँ से हम रख देते हैं D की वैल्यू। इस फार्मूले में MU लिमिटिंग इक्वल टू 0.36 FCK एक्सयू लिमिट इंटू B ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है। FCK की वैल्यू हमको पता होता है, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। B हमारा 1 मीटर होता है या 1000 mm होता है, ये हमेशा 1 मीटर या 1000 mm इसको मानेंगे। ठीक है। और D की वैल्यू हम अभी जस्ट निकाले ही हैं, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हम जानते ही हैं, निकाले ही हैं, तो यहाँ से हमको MU लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाती है। या MU लिमिटिंग के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्टील के लिए जैसे Fe 250, Fe 415, Fe 500 के लिए फार्मूला होता है। ठीक है। यहाँ से हम इस फार्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें MU लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाती है। अब हम चेक करते हैं अपना सेक्शन, स्लैब सेक्शन मेरा किस टाइप्स का है। MU लिमिटिंग जब MU के बराबर होता है तो सेक्शन हमारा बैलेंस होता है। जब MU इज लेस देन MU लिमिटिंग के होता है तो सेक्शन अंडर एनफोर्स होता है। जब MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग के होता है तो सेक्शन हमारा ओवर एनफोर्स होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के एरिया दिए रहते हैं, 2 प्रकार के स्टील दिए रहते हैं, एक शॉर्टर स्पैन के समांतर, एक लॉन्गर स्पैन के समांतर। तो शॉर्टर स्पैन मान लीजिए शॉर्टर स्पैन है आपका, तो शॉर्टर स्पैन के समांतर जो सरिया दिया रहेगा ये मेन सरिया होता है। और लॉन्गर स्पैन, ये लॉन्गर स्पैन के समांतर जो सरिया होगा पैरेलल इसके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होगा। तो हम पहले इस बार्स का एरिया निकाल लेते हैं। तब एरिया ऑफ मेन स्टील, जो स्टील निकालेंगे हमारा रिक्वायर्ड स्टील होगा। तो बैलेंस सेक्शन के लिए निकालते हैं। जब MU इक्वल टू MU लिमिटिंग के होता है तो ST की वैल्यू हमारी निकलती है ST इक्वल टू MU बटा के 0.81 FY ST D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। इस फार्मूले से हम ST की वैल्यू निकालेंगे। या दूसरा फार्मूला हमारा होता है ST इक्वल टू 0.36 FCK इंटू B XU लिमिटिंग बटा के 0.87 FY।
एक फार्मूला और हमारा होता है पीटी लिमिट के फॉर्म में, ए एस टी इक्वल टू पीटी लिमिट इंटू बी इंटू डी। ठीक है, यहाँ से पीटी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। पीटी लिमिट इक्वल टू होता है 0.414 एफ सी के एक्स लिमिट बटा के बटा के एफ वाई इंटू बी, या पीटी लिमिट की वैल्यू हम टेबल 5.7 से पढ़ लेते हैं, या बी एस टी जो है एस टी की वैल्यू निकल आती है। अंडर एनफोर्स के केस के लिए जब एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग होता है तो हमारा ये फार्मूला सबसे बेस्ट है। ए एस टी इक्वल टू 0.5 एफ सी के बटा के एफ वाई ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम बटा के एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू बी डी। इस फार्मूले से जो हमारी एस टी की वैल्यू निकल के आती है, एस टी रिक्वायर्ड की वैल्यू निकल के आती है, वह डायरेक्ट निकल के आती है, हमको कैलकुलेशन कम करने पड़ते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला और है, ए एस टी इक्वल टू एम यू बटा के 0.87 एफ वाई ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू। यहाँ पर एक्स यू है, ध्यान दीजिएगा। एक्स यू इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई एस टी बटा के 0.36 एफ सी के इंटू बी। सभी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे जो ए एस टी के फॉर्म में एक हमारा इक्वेशन आता है, द्विघाती समीकरण बनता है, जिसको हम सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले से। थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में लंबा समय लगता है, तो हम तो कहेंगे बेस्ट फार्मूला है ऊपर वाला, इस फार्मूले का यूज आप करिए। ठीक है, ओवर एनफोर्स सेक्शन के लिए देख लेते हैं। जब एम यू इज ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग के होता है तो लिमिट स्टेट मेथड में ओवर एनफोर्स सेक्शन माना स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे केस में हमको सेक्शन की साइज को बढ़ाना पड़ सकता है या डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ता है। तो सेक्शन की साइज बढ़ाना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन को डबली रेनफोर्स सेक्शन में परिवर्तित कर देते हैं और डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। अब हम एस टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं। अब एस टी के बाद हम एस टी मिनिमम निकाल लेंगे और एस टी मैक्सिमम निकालेंगे और तीनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, एस टी मिनिमम के लिए एस टी मिनिमम हमारा होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के लिए, जैसे 415 और एफई 500 के लिए 0.12% होता है ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका परसेंटेज, तो हो जाएगा 0.12 बटा के 100 इंटू बी इंटू डी। ये क्या है, हमारा ग्रॉस सेक्शन एरिया है। बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर लेंगे और डी की वैल्यू हम निकाले हैं। ठीक है, जब हमारा स्टील माइल्ड स्टील दिया हो या फिर 250 दिया हो तो इस ऐसे केस में हम 0.15% लेते हैं ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के लिए जैसे 415 और फिर 500 के लिए 0.12% ग्रॉस एरिया ऑफ स्लैब सेक्शन। अब हम मैक्सिमम एरिया ऑफ मेन बार्स निकालते हैं। एस टी मैक्स होता है 4% ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब। ठीक है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर और डी की वैल्यू हम निकालते हैं। और बी हमेशा हर जगह 1 मीटर ही लेंगे, एल और बी, ये ध्यान रखिएगा। 4% इसका निकालेंगे तो मैक्सिमम एरिया ऑफ मेन स्टील निकल आता है। अब मिनिमम, मैक्सिमम और रिक्वायर्ड तीनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। हमारा रिक्वायर्ड जो होता है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, वह हमेशा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से अधिक होता है और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील से कम होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब एरिया हमारा निकल गया, रिक्वायर्ड मेन बार एरिया निकल गया। अब हम स्पेसिंग निकालते हैं। देखिए, बीम के केस में एरिया निकलने के बाद नंबर ऑफ बार्स निकालते थे, लेकिन स्लैब के केस में हम स्पेसिंग निकालते हैं। मेन बार की स्पेसिंग निकालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की स्पेसिंग निकालेंगे, और बार्स नंबर ऑफ बार्स निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, मेन बार्स की स्पेसिंग कैसे निकलती है। एक जो भी हम बार्स ले रहे हैं, कुछ भी उसकी डाया लेते हैं, मान लीजिए 16 mm का डाया लेते हैं उस बार्स का। ठीक है, मेन बार 16 mm का मान लेते हैं,
तो 16 mm का जो बार्स लिए हैं उसका एरिया निकाल लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड एरिया स्टील आया है उससे भाग दे देंगे, ठीक है, और इंटू बी से गुणा करा देंगे। बी हमारा क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 1 बार्स इंटू बी या 1000 इंटू, इसको बी भी कह सकते हैं, बी की वैल्यू 1000 mm रख देंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड जो है उससे भाग दे देंगे, हमारी स्पेसिंग निकल आएगी। यह स्पेसिंग, यहाँ पे एक स्पेसिंग आएगी, यह स्पेसिंग 3D या 300 mm, इन तीनों का कंपेयर करेंगे। जो वैल्यू सबसे कम होगी वही वैल्यू हम मेन बार की स्पेसिंग लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो पड़ा हुआ है, मेन बार्स तो आप लोग समझ गए, शॉर्ट स्पान के पैरेलल लिया गया था, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है लॉन्गर स्पैन के पैरेलल लिया जाता है। तो उसका हम क्या निकालेंगे एरिया। तो देखिए वही केस होता है जो हम मेन बार्स के लिए किए हैं, जस्ट वही। तो होता है 0.12% ग्रॉस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये जो है HYSD स्टील के लिए है, या फिर 415 और 500 के लिए ये फार्मूला, और माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ग्रॉस एरिया ऑफ स्लैब सेक्शन। यहां से हम निकाल लेते हैं क्या ये स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया निकल गया, हम क्या निकालेंगे अब स्पेसिंग निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स स्पेसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बार स्पेसिंग इक्वल टू होता है एरिया ऑफ 1 बार्स, जो भी 1 बार्स हम लिए हैं 10 mm का लिए हैं, 10 mm का सरिया का एरिया निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करा देंगे। बी क्या है 1 मीटर चौड़ी पट्टी, ठीक है। ये बी के वैल्यू हमेशा कितना लेते हैं 1000 mm, बटा के जो भी स्टील दिया था उसके लिए हम क्या निकाले थे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया निकाले थे। तो उस एरिया से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। यहाँ पे एक स्पेसिंग निकलेगी, इस स्पेसिंग को हम 5D और 450 इन दोनों से कंपेयर करेंगे। इसमें और इसके पहले जो निकाले थे तीनों में कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू सबसे कम आती है वह वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिंग लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और शियर के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से हम टाउ भी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ भी इक्वल टू होता है VU बटा के BD, ठीक है। अब फिर टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो टाउ सी हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहता है, फिर वहां से हम दोनों को कंपेयर टेबल से टाउ सी की वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो टाउ सी की वैल्यू हमारी जो आती है उसमें हम के से गुणा करा देते हैं। के हमारा क्या है एक कोफिशिएंट है जो हमारा जो है थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड करता है। जैसे 15 सेंटीमीटर थिकनेस स्लैब मोटा स्लैब है तो के की वैल्यू 1.3 आएगी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए के गुणा कराने पर हमारा टाउ सी 1 आ जाता है। अब टाउ सी मैक्स निकालेंगे। टाउ भी निकल गया, टाउ सी 1 निकल गया और टाउ सी मैक्स निकल गया। अब तीनों को हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे अक्सर कि हमारा टाउ भी इज लेस देन टाउ सी मैक्स के आएगा और टाउ भी इज लेस देन टाउ सी 1, ठीक है। तो हमको शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। बीम के केस में होता था जब टाउ भी इज लेस देन टाउ सी होता था तो हमको शियर रेनफोर्स की आवश्यकता नहीं होती थी, फिर भी नाम मात्र का हम शियर रेनफोर्स देते थे। लेकिन यहाँ पर नाम मात्र का भी शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। की वैल्यू हम आपको टेबल से दिखा देते हैं। ये देखिए है ना, स्लैब के लिए के का मान 150 mm के लिए 1.3 लेते हैं, 175 mm के लिए 1.25, 200 mm के लिए 1.20, 225 mm के लिए 1.15, 250 mm के लिए 1.10, 275 mm के लिए 1.05, 300 mm के लिए या आधी के लिए 1 लेते हैं। फ्लैट स्लैब के लिए वैल्यू लागू
नहीं होता है। यहाँ पे टाउ भी इज लेस देन टाउ सी मैक्स अगर ऐसा है आता है तो हमको हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है, उसको हमको रिडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स से आता है तो हमको क्या सेक्शन को फिर से रिडिजाइन करना पड़ता है। यदि टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी 1 आता है तो हमको क्या शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता होती है। ऐसा हमारा जब स्लैब की मोटाई बहुत ज्यादा होती है तब होता है, ठीक है। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अक्सर करके आपको वैल्यू यही आएगी, टाउ भी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, यानी हमको उसमें शियर फोर्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और डेवलपमेंट लेंथ चेक करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है LD इज लेस देन या इक्वल 1.3 M1 बटा के VU प्लस L नॉट। इस फार्मूले का यूज अब तक हम लोग करते आ रहे हैं बीम के केस में, ठीक है, और लिंटर के केस में। तो जैसे वहां पे होता था वैसे यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्रा फिगर। जितना भी सब कुछ हम बीम में स्लैब में निकाल चुके हैं उसके आधार पे हम फिगर ड्रा करेंगे, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन स्लैब का खींच देंगे, ठीक है। ओके।